Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss ether. ईथर हमारे पास वाटर के डेरिवेटिव्स है। वाटर में ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। इन हाइड्रोजन की जगह पे अगर 2 एरोमेटिक ग्रुप आ जाए या फिर हमारे पास 2 एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं ईथर। अगर आपके पास 2 एरोमेटिक हो तो वो आपके पास डाईफिनाइल ईथर होंगे या फिर आपके पास दोनों एलिफेटिक ग्रुप अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ईथर ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारे पास एक एरोमेटिक ग्रुप होता है और एक एलिफेटिक ग्रुप होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात अगर हम करें तो हम ईथर को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। वन इज़ सिमेट्रिकल ईथर, द अदर इज़ अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर वो ईथर होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के इर्द गिर्द सेम ग्रुप अटैच हो। जैसे कि आपके पास ईथर है जिनके ऑक्सीजन के दोनों साइड पे सिर्फ मीथाइल ग्रुप हो, सो ये आपके पास सिमेट्रिकल ईथर होगा जिसको हम डाईमीथाइल ईथर कहेंगे। अगर ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 2 ईथाइल ग्रुप हो तो इसको हम डाई ईथाइल ईथर कहते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 2 प्रोपाइल ग्रुप हो तो इसको डाई प्रोपाइल ईथर कहते हैं। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 2 एरोमेटिक रिंग हो तो इसको हम डाईफिनाइल ईथर कहते हैं। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। फिर हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर की। अनसिमेट्रिकल ईथर वो ईथर है इन विच डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम। लाइक एक साइड पे मीथाइल ग्रुप है तो दूसरी साइड पे ईथाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा ईथाइल मीथाइल ईथर। इसी तरह एक साइड पे ईथाइल ग्रुप है तो दूसरी साइड पे प्रोपाइल ग्रुप है तो ईथाइल प्रोपाइल ईथर। या फिर एक साइड पे आपके पास मीथाइल एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप होता है तो दूसरे साइड पे एरोमेटिक ग्रुप है तो मीथाइल फिनाइल ईथर हम इसको कहते हैं। और ये आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर की एग्जांपल है। फिर अब नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं तो नोमेनक्लेचर हम 2 तरीक़ों से डिस्कस करते हैं। वन इज़ कॉमन नेमिंग सिस्टम एंड द अदर इज़ आयोपिक नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि अल्केन के नेम को ईथर ने फॉलो किया होता है। लाइक जो भी अल्केन मौजूद होगा उसके एंड पे हम लिखेंगे ईथर। फॉर सेम ग्रुप वी विल यूज़ डाई एज अ प्रीफिक्स। लाइक अगर हम देखते हैं इस ईथर को, इसमें 2 मीथाइल ग्रुप है तो हम कहेंगे डाई मीथाइल ईथर या डाई ईथाइल ईथर। इसी तरह अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच हो तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जैसे कि ईथाइल मीथाइल ईथर, इसी तरह ईथाइल प्रोपाइल ईथर, ईथाइल फिनाइल ईथर। लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे कम्प्लिकेशन काज होती है बिकॉज ऑफ द ब्रांचिंग, या फिर आपके पास मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूट अटैच होते हैं तो फिर उसके लिए हम आयोपेक रूल्स को फॉलो करते हैं। सो according to IUPAC rules, these are the alkoxy derivatives of alkane. ईथर आपके पास अल्कोक्सी डेरिवेटिव है अल्केन के। स्मॉल अल्केन अलोंग विद ऑक्सीजन इज नेम्ड एज अ अल्कोक्सी ग्रुप। अब अल्कोक्सी डेरिवेटिव है लेकिन हम किस ग्रुप को कहेंगे अल्कोक्सी, तो वो वाला ग्रुप जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो तो वो एक्ट करते हैं अल्कोक्सी ग्रुप की तरह। एंड लार्ज अल्केन इज टेकन एज अ पेरेंट। लाइक अगर हम इसको देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या है, दोनों सेम ग्रुप है लेकिन अगर आयोपेक नेम हम इसको देना चाहेंगे तो एक ग्रुप को हम अल्कोक्सी कहेंगे और दूसरे को एज अ पेरेंट अल्केन नेम देंगे। लाइक इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन।
इसी तरह अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए, एक साइड पे मिथाइल है तो दूसरी साइड पे इथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। चूँकि ये छोटा ग्रुप है तो ये अलोंग विद ऑक्सीजन इसका नाम होगा मिथॉक्सी ईथेन। फिर यहाँ पे देखें कि एक साइड पे इथाइल है दूसरे साइड पे प्रोपाइल है, तो इसका नाम होगा इथॉक्सी प्रोपेन। अगर हम इस ग्रुप को देखते हैं तो एक साइड पे इथॉक्सी ग्रुप है दूसरी साइड पे इथेन है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हायर ग्रुप आ जाते हैं तो हायर में हम क्या करते हैं कि पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन वो चेन होगा कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो एक साइड पे देखें आपके पास 2 कार्बन है, लेकिन दूसरे साइड पे आपके पास 3 कार्बन है, और उन 3 कार्बन में आपके पास क्या आ रहे हैं कि लाइक यहाँ पे देखें ये वाला जो ग्रुप है ये आल्सो चेन में इंक्लूड होगा, क्योंकि सेकंड कार्बन पे आपके पास इथॉक्सी ग्रुप आ रहा है। तो आपके पास मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आएगा, ब्यूटेन का आएगा, तो इसका नाम आपके पास होगा 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम कार्बन स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं, सेकंड कार्बन पे आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप है, तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिसमें एक मेजर ग्रुप आपके पास प्रेजेंट हो। सो आपके पास इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात अगर हम करें तो डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर गैसेस है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और हायर जो आपके पास आते हैं ईथर सो दैट आर वॉलेटाइल एंड कलरलेस लिक्विड। ईथर आर हाईली इनफ्लेमेबल। 3 किस्म के मटेरियल हमारे पास होते हैं, नॉन फ्लेमेबल, फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल। नॉन फ्लेमेबल वो है जिसको हम आसानी से नहीं जला सकते, विच कैन नॉट इग्नाइट, जिसको आग नहीं लग सकती। इसी तरह फ्लेमेबल वो है कि जिसको इग्निशन की ज़रूरत होती है, मतलब हम उसको पहले आग लगाएंगे तब आपके पास क्या होगा कि एक लॉन्ग चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा और वो फिर पूरा का पूरा जल जाएगा। और इनफ्लेमेबल वो मटेरियल होते हैं कि जो एकदम से भड़क उठते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि लाइक फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल बोथ आर द सेम थिंग, बट फ्लेमेबल के लिए हमें चाहिए कि हम खुद पहले इग्निशन प्रोवाइड करें, जबकि इनफ्लेमेबल वो है जो कि ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास इसकी क्या है, अच्छा फिर क्या है कि जो ईथर है वो आसानी से इनफ्लेमेबल हो जाते हैं, मतलब आसानी से भड़क उठते हैं, तो इसलिए हमें इसको लेबॉर्ट्री में बहुत एहतियात से रखना पड़ता है। थर्ड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि दे हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल, क्योंकि दे डू नॉट हैव अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल जो लोअर अल्कोहल है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जबकि ईथर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कम होती है। फिर अगर हम इनका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी इनकी हम चेक करना चाहते हैं, तो ये वाटर में जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट की ईथर होते हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, एंड एज अ होल अगर हम देखें सो दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर एंड दैट्स वाई दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और लोअर लोअर ईथर को अगर सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। लाइक मैं ले लेती हूँ डाइल मिथाइल ईथर को, तो डाइल मिथाइल ईथर में आपके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 2 हाइड्रोजन ऑफ वाटर के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं।
फिर डेंसिटी की बात की जाए तो इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। क्यों कम होती है? हमें पता है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वाटर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है और इसका साइज़ भी आपके पास कम होता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा होगी, जबकि ईथर आपके पास लेस पोलर मॉलिक्यूल है एज वेल एज इसका साइज़ बड़ा है। सो दैट्स वाई द वॉल्यूम ऑफ द ईथर इज़ इंक्रीज, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। 6 पॉइंट हमारे पास क्या है कि दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, सो दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन ईथर को हम दो तरीक़ों से प्रिपेयर करते हैं। बाय नंबर 1 इज़ इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अगर हम इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो चूँकि हम पढ़ते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसकी प्रेजेंस पे होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसकी प्रेजेंस पे अगर हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं तो अगर कंडीशन आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करोगे, सो द अल्कीन्स विल बी प्रोड्यूस्ड। बट इफ़ वी आर यूजिंग अ कंट्रोल डिहाइड्रेशन प्रोसेस, सो इसमें क्या होता है कि कंट्रोल कंडीशन में आपके पास एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन वी आर यूजिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सो द 2 molecule of alcohol remove 1 water molecule and ether will be produced। कैसे कि 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपके पास ईथर बन जाएगा। अगर हम और इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज सिमेट्रिकल ईथर, बट द कंडीशन विल बी कंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल कंडीशन नहीं होंगे तो हमारे पास अल्कीन प्रोडक्ट बनेगा, जिसको अवॉइड करने के लिए हमने सेम अल्कोहल लेने हैं एज वेल एज हमने टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है और अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को भी मेंटेन रखना है। अगर हम डिफरेंट अल्कोहल लेंगे तो डिफरेंट अल्कोहल में हमारे पास मिक्सचर ऑफ ईथर मिलेगा, जिनको सेपरेट करना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो हमेशा इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हमने सेम अल्कोहल लेनी है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है। इससे आपके अल्कोहल ईथर बच जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। द सेकंड मोस्ट important method is विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपके पास क्या है कि अल्कोक्सी ग्रुप विल रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस ईथर। अब सबसे पहले क्या होता है कि अल्कोहल जो है अल्कोक्सी ग्रुप हमें कहाँ से मिलता है? अल्कोक्सी ग्रुप हमें मिलता है बाय रिएक्टिंग अल्कोहल विद एनी मेटल्स। मोस्टली हम सोडियम मेटल के साथ इसको ट्रीट करते हैं। तो अगर हम सोडियम मेटल के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? हमारे पास सोडियम अल्को ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सोडियम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप में अल्कोहल से हाइड्रोजन आसानी से रिलीज़ हो जाता है व्हेन दे रिएक्ट विद अ सोडियम, और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास बच जाते हैं अल्को ऑक्साइड, सोडियम अल्को ऑक्साइड कंपाउंड, और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। सेकेंड स्टेप में सोडियम अल्को ऑक्साइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास ईथर प्रोड्यूस होगा और सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड में हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं इस अल्काइल ग्रुप से, जिसकी वजह से इस अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज। ये क्लोराइड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को फाइंड करता है दैट इज़ अ सोडियम, सो इसके साथ बॉन्ड बना के सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइंस है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ईथर बना लेते हैं।
केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। सो ईथर आपके पास इतने आसानी से केमिकल रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको बोथ साइड से अल्काइल ग्रुप्स ने कवर किया होता है। ठीक है, तो इसको बोथ साइड से अल्काइल ग्रुप ने कवर किया होता है। तो ये इस रिएक्टिव ऑक्सीजन की तरफ कोई भी एटम इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर भी आपके पास क्या है कि ये जो है दो किस्म की रिएक्शन कर सकते हैं। ऑक्सोनियम साल्ट ये प्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज ये जो है ईथर लिंकेज की क्लीवेज क्लीवेज की रिएक्शंस कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या है कि इसीलिए ईथर को हम मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये सिर्फ सॉल्वेशन का मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्मेशन की। ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्मेशन में आपके पास क्या है कि ईथर जो है वो रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो alkyl oxonium compound will be produced and sulfate ion will be produced. One of the hydrogen can easily attach to the lone pair of this oxygen. So वो आपके पास क्या बना लेते हैं, oxonium ion बना लेते हैं। इसी तरह अगर ये कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो अगेन आपके पास क्या होगा कि हाइड्रोजन विल बी बॉन्डेड विद द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सोनियम आयन विल बी प्रोड्यूस एंड अ क्लोराइड आयन विल बी प्रोड्यूस। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो क्लोराइड है ये इसके साथ इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन बॉन्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो ये आपके पास क्या है, ऑक्सोनियम साल्ट्स है। फिर क्लीवेज ऑफ ईथर लिंकेज की बात करते हैं। सो ईथर आसानी से क्लीव्ड हो सकता है। ईथर की क्लीवेज हमारे पास आसानी से बाय यूजिंग एनी एसिड्स हम इनको जब ट्रीट करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि जो ईथर लिंकेज है वो ब्रेक हो जाती है और आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बन जाते हैं। लाइक हम ईथर को पहले ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो सल्फेट आयन विल बी रिमूव्ड एंड ऑक्सोनियम आयन विल बी फॉर्म्ड। फिर हम इसकी क्या कर लेते हैं, इसमें वाटर की एडिशन करते हैं, मतलब इट इज़ एन एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सो आपके पास क्या होगा कि वाटर का हाइड्रोक्सल आयन इस अल्काइल के साथ रिएक्शन कर लेगा और जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अगेन आपके पास ऑक्सोनियम हाइड्रोजन कंपाउंड बन जाते हैं। अब एक अल्कोहल बन गया और एक आपके पास ऑक्सोनियम कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपने नियर बाय एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो अल्कोहल प्रोड्यूस कर लेते हैं और जो प्रोटॉन रिलीज़ हो जाता है वो यहाँ पे हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आयन प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ बॉन्ड बना के सल्फ्यूरिक एसिड एंड पे वापस बना लेते हैं। अगर हम कोई कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड ले या कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेते हैं तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होंगे, हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होंगे और अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होंगे। कैसे हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होता है, अगेन हाइड्रोजन विल बी एडेड टू द ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और ऑक्सोनियम आयन बन जाते हैं, आयोडाइड रिलीज़ हो जाता है। अब ये आयोडाइड क्या करता है कि ये इस मॉलिक्यूल पे अगेन अटैक करता है और अल्काइल ग्रुप को अपने साथ ले जाके अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में निकल जाता है। अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में निकल जाता है और आपके पास एक अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन भी इसी तरह होता है कि हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना के ऑक्सोनियम आयंस बना लेते हैं और फिर ब्रोमाइड आयन इस पे अटैक करके अल्कोहल एंड अल्काइल ब्रोमाइड बना लेते हैं। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय द
ईथर मॉलिक्यूल। और एज अ होल अगर हम देखते हैं तो आपके पास ईथर इतने हाईली रिएक्टिव नहीं होते, इसीलिए तो हम इसको यूज़ करते हैं एज अ मीडियम, सॉल्वेंट मीडियम इन डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस।